आपको तैयार किया जाता है और अंडर एनेस्थीसिया बेहोशी के दौरान यूट्रस को मुकम्मल तौर पर क्लीन कर दिया जाता है। तो इसमें फिर पेशेंट को वेट नहीं करना पड़ता, उसके मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डीएनसी के बारे में। जो डीएनसी है, अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो इसके लिए डिफरेंट तरह के हम नाम यूज़ करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि अच्छा सक्शन क्यूरेटाज कर दें, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेटर यूज़ किया जाता है, ईएनसी का वर्ड यूज़ किया जाता है। सो डिफरेंट वर्ड्स इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन आम ज़ुबान में जो आम लोग यूज़ करते हैं वो कहते हैं डीएनसी। अब डीएनसी क्या चीज़ है? डीएनसी बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आप यूट्रस को क्लीन कर देते हैं, यानी साफ़ कर देते हैं, और ये मुख्तलिफ मकासद के लिए किया जाता है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा हमारा फोकस होगा कि अगर हमल ज़ाया हो जाता है तो उसके बाद डीएनसी कब करवानी चाहिए, डीएनसी का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। डीएनसी और रीज़न्स की वजह से भी की जाती है, लेकिन उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। जो मेन रीज़न जिसके लिए अमूमन तौर पर डीएनसी यंग पेशेंट्स में कराई जाती है वो हमल का ज़ाया होना है। ज़ाया होने के बाद पीसीस का रह जाना है, ज़ाया होने के बाद ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या अगर आपको टिशू डायग्नोसिस चाहिए, यानी आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमल ज़ाया हुआ है ये कोई अंगूरी हमल तो नहीं था, ये एबनॉर्मल हमल तो नहीं था, या ये एक रूटीन की कह लें कि मिसकैरेज था, तब भी डीएनसी करना ज़रूरी हो जाता है ताकि हमें एक उसकी बायोप्सी हो जाए, उसका डायग्नोसिस हो जाए। सो ये बेसिकली है जिसकी वजह से डीएनसी कराई जाती है। इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं और इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, कब ये डीएनसी हमें करवानी चाहिए और कब इसको नहीं करवाना चाहिए। पहले हम इंडिकेशंस पे बात कर लेते हैं। अब जो प्रेगनेंसी अगर फ़र्ज़ करें आपकी हुई है और वो नॉर्मल नहीं चल रही है और हमल ज़ाया हो गया, ज़्यादातर केसेस के अंदर अगर आप उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं तो नेचुरली भी यूट्रस अपनी आपको क्लीन कर लेता है। यानी कि मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लें, ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तो खुद ब खुद भी क्लीन हो जाएगा। ये ज़्यादातर उन केसेस में होता है जहाँ शुरू में हमल ज़ाया होता है, यानी 5 वीक्स हैं, 6 वीक्स हैं, 7 वीक्स हैं और हमल ज़ाया हो गया। अगर हमल बिल्कुल शुरू का जैसे ज़ाया होता है तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। वेट करने का ये फ़ायदा होता है कि नेचुरली जो हमल आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहा, आगे नहीं जा रहा, तो नेचुरली जो है वो खुद ब खुद अबॉर्ट हो जाता है और किसी किस्म के प्रोसीजर्स की ज़रूरत नहीं रहती है। दूसरी सूरत हाल होती है कि जिसके अंदर कह लें कि बेसिक हमल तो ज़ाया हो गया है लेकिन छोटे मोटे पीसेस रह गए हैं। अमूमन ये देखा गया कि वो भी थोड़े अरसे में खुद ब खुद क्लीन हो जाते हैं, तो ऐसे में हम लोग मना कर देते हैं। फिर उसके अलावा इसी तरह जो बहुत अर्ली किस्म के जैसे मिसकैरेजेस होते हैं और अगर उसमें पीसेस मौजूद भी हैं या सैग भी अभी मौजूद है तो उसमें भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने में कोई बुराई नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट उन पेशेंट्स में हम रिकमेंड करते हैं। मेरा यूजुअली पहला जो पेशेंट को होती है ऑप्शन वो मेडिकल ट्रीटमेंट ही होता है, यानी हम उसको गोलियाँ देते हैं और वो गोलियाँ देने के बाद जो है हमल ज़ाया हो जाता है। जो हमल खुद से ज़ाया हो रहा होता है अमूमन उसको अगर हम मेडिसिन देते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली जो है वो क्लीन हो जाता है। अब कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने मेडिकल मैनेजमेंट भी कर ली होती है, जिन्होंने टाइम भी दे दिया होता है, लेकिन स्टिल उसके अंदर पीसेस मौजूद होते हैं, या वो पेशेंट्स जिनमें मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, चूँकि मेडिकल मैनेजमेंट के यानी मेडिसिन के कभी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हर बंदा टॉलरेट नहीं कर पाता, या वो पेशेंट जल्दी फारिग होना चाह रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम लोग डीएनसी रिकमेंड करते हैं। डीएनसी जो होती है वो वन स्टॉप प्रोसीजर होता है। इसका मतलब ये है कि आप एक ही दिन आते हैं, आपको तैयार किया जाता है और अंडर एनेस्थीसिया बेहोशी के दौरान यूट्रस को मुकम्मल तौर पर क्लीन कर दिया जाता है। तो इसमें फिर पेशेंट को वेट नहीं करना पड़ता, उसके मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे होते, बार बार उसके बाद अल्ट्रासाउंड्स नहीं कराने पड़ते, फॉलोअप नहीं होता। सो एक दफ़ा जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही प्रोसीजर में अपने आप को क्लीन कर लें तो फिर डीएनसी लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर प्रोसीजर है। और जो लोग डीएनसी नहीं करवाना चाहते, एनेस्थीसिया या ऑपरेटिव प्रोसीजर नहीं करवाना चाहते, उनके लिए डेफिनेटली मेडिकल मैनेजमेंट को हम प्रेफर करते हैं। यानी अगर मैं सादे ज़ुबान में कहूँ तो जो सफाई है वो उन पेशेंट्स के लिए है जो एक दफ़ा ही फारिग होना चाहते हैं, और जो दवाइयाँ हैं ये उन पेशेंट्स के लिए हैं जो सर्जरी को अवॉइड करना चाहते हैं।
ठीक है। सो अब अगला क्वेश्चन है कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। फ़ायदे तो जैसे मैंने पहले कहा कि एक ही दफ़ा में आप फ्री हो जाते हैं, यूट्रस मुकम्मल तौर पर क्लीन हो जाता है, और तीसरा इसका ये होता है कि आपको टिश्यू मिल जाता है जिसकी आप बायोप्सी करवा लेते हैं, ये देख लेते हैं कि अंगूरी हमल तो नहीं है, और जो है पेशेंट जो है वो 3 से 4 घंटे में घर चला जाता है। और अगर हम नुकसान की बात करें तो इसके नुकसानात जैसे किसी भी सर्जरी के, किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के होते हैं, डीएनसी के साथ भी वही नुकसान है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिसके पास आप डीएनसी कराने जा रहे हैं उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये एक ब्लाइंड प्रोसीजर होता है, यानी आप इसको देखे बगैर कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि वो बंदा जो इसको कर रहा है वो एक्सपर्ट हो, ताकि आपका जो बच्चेदानी है वो डैमेज ना हो जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, इन्फेक्शन ना हो जाए, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो आले यूज़ किए जा रहे हैं इसको करने के लिए, वो मुकम्मल तौर पर स्टरलाइज हो, और आपको इसके साथ वो एंटीबायोटिक्स वगैरह भी देते हैं। इसके अलावा यूट्रस को ये करने से पहले यूट्रस के मुंह को नरम करने की मेडिसिन भी दी जाती है ताकि यूट्रस के मुंह का डैमेज भी ना हो जाए। अगेन जो करने वाला वो एक्सपर्ट होता है, तो वो मुकम्मल तौर पर उसको क्लीन कर देता है और इसके अंदर पीसेस नहीं छोड़ता। और चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको ज़्यादा ओवर भी ना कर दिया जाए। अगर बहुत ओवर तरीके से इसको क्लीन कर दिया जाए तो भी यूट्रस की जो वॉल्स हैं, जो दीवारें होती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं, उसकी वजह से भी बड़ी प्रॉब्लम होती है और आगे से पीरियड्स ठीक तरह से नहीं होते हैं, प्रेगनेंसी होने में भी प्रॉब्लम आती है। सो इसको एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा कोई इसका ओवर डीएनसी कर दे, कह लें तो ओवर सफाई कर दे, तो भी इसकी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। सो जो हमारा जो मैसेज है इसके अंदर वो यही है कि डीएनसी तब कराएं जब वो इंडिकेटेड हो, जब उसकी ज़रूरत हो, और सेकेंडली आप जिस जगह से डीएनसी करा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी आगे की पूरी लाइफ इस प्रोसीजर पर डिपेंड कर रही होती है। अगर करने वाला एक्सपर्ट है, वो सफाई सुथराई का ख्याल रख रहा है और उसको ये प्रोसीजर करना आता है, फिर तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं। ऑब्वियसली जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके कह लें कि उसकी वजह से नोजिया या वॉमिटिंग वगैरह पेशेंट को होती है। अगेन एक अच्छी हॉस्पिटल में किया हुआ प्रोसीजर है, उसके अगर किया जाए तो प्रॉब्लम्स जो है वो कम से कम होती हैं। दूसरी तरफ अगर ये गलत हाथों में चला जाए तो यूट्रस को भी, बच्चेदानी को डैमेज हो सकता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, ओवर सफाई हो सकती है जो जैसे मैंने पहले जिक्र किया, और आपके पीसेस रह सकते हैं जिसके बाद अगेन ब्लीडिंग हो सकती है। सो इसके लिए जब भी आप अपना प्रोसीजर के लिए अपने आप को आप तैयार करें तो आप ये सारी चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया है इनका ख्याल रखिए, तो इंशाल्लाह इसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम से कम है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए।